हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो आज का लाइक टारगेट 1000 लाइक टारगेट है। और आप कहेंगे सर 1000 लाइक टारगेट क्यों, ऐसा क्या बात है इस वीडियो में? तो यहाँ पे मैं इसका पीडीएफ बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जाके वहां पे इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और 1000 लाइक बनता है कि नहीं, टेंशन मत लीजिए। आपको देखे होंगे कई दिनों से कुछ वीडियो कम आ रही है, तो इसी पर आपका प्यारे बच्चों पूरा फोकस है कि जो भी पेपर दे पूरा 70 अंकों वाला पेपर दे, वो भी प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर। ये आपका जो है 2020 का 348 WG अगर आप पेपर उठा लेंगे तो उसके वो सारे प्रश्न यहाँ पे मैं सोल्यूशन के साथ बताया हूँ। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे बेहतरीन तरीका प्यारे बच्चों हम लेके आए हैं आपके पढ़ाने के लिए। और देखिए बिल्कुल पेपर जैसा हम आपको बनाया है, बिल्कुल और बिल्कुल पेपर जैसा है ये, ठीक है ना। और 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ये आपका सेट 1 है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक का ऐसे ही आएगा आपके। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप जैसे ही एसकेएम स्टडी पे भरोसा किए है ना, वैसे ही मैं आपसे वादा करता हूँ आपके साथ हमेशा डट के तैयारी करवाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा का। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन कीजिए, अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसका पीडीएफ वहां पे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है। अगर किसी का पीडीएफ नहीं मिला है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी पीडीएफ दे दूंगा। आपको मुझसे बात करनी है तो आपका इंस्टाग्राम आईडी है एसकेएम स्टडी, वो आपका ही है, मेरा नहीं, आपका ही है। आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय मिलेगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहता है, निर्धारित रहता है। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि इसमें आपको चित्र बनाना है तो बिल्कुल आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे पेपर में भी लिखा रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे, यानी कि यह आपका 1 अंक रहेगा तो 1 अंक दिया रहेगा। हालांकि इसमें मैं नहीं जुड़ा हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वाली वीडियो में जो जितने अंक का आएगा वो मैं ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी आएगा, सेम टू सेम आने वाला है, एसटी कैसे ही आएगा। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था, बहुविकल्पी है, 5 अंक आएगा। निभाग पाया जाता है, जो निभाग होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका निभाग कहाँ पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, या उपरोक्त में से सभी में। तो जो निभाग होता है वो कहाँ से पाया जाता है या फिर कहाँ पाया जाता है? तो जो निभाग पाया जाता है वह आपका बीजांड में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका दूसरा, बीजांड में। निभाग कहाँ पाया जाता है? निभाग बीजांड में पाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड टारगेट बनाइए एसकेएम स्टडी के साथ, और प्यारे बच्चों कसम खाइए कि हाँ सर हम अपनी पढ़ाई जैसे आप करवा रहे हैं ऐसे ही करेंगे। यूट्यूब पर आपको प्यारे बच्चों ऐसा आपको वीडियो देंगे, देखिए आपको भर भर के वीडियो नहीं देंगे, ये नहीं भर भर के ले लो, लूट लो। अरे कितने यार पढ़ लेंगे? अगर आपको हम ऐसे ही 10-10 घंटे की आपको वीडियो देते चले जाएं, किसी काम की है? नहीं है। आप 10 ही मिनट पढ़िए, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे आप लोग? स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है, जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें मनुष्य का कौन सा रूप होता है? उत्पादक का, अपघटनकर्ता का, उपभोक्ता का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य होता है वह केवल उपभोक्ता होता है, यानी कि उपभोग करने वाला। उत्पादक मतलब क्या मनुष्य किसी चीज का उत्पादन करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता। अपघटन करता है, यानी कि किसी भी पदार्थ को वो अपघटित करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि जो जीवाणु होते हैं वो अपघटनकर्ता का रूप माने जाते हैं। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है वो आपका क्या होता है? उपभोक्ता का रूप माना जाता है। तो उपभोक्ता क्या है? मनुष्य आपका उपभोक्ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, क्या पुरुषों से संबंधित है? यानी किसमें से आपको बताना है
कि पुरुषों से कौन सा संबंधित होता है। 4 ऑप्शन में आपको मिलेंगे, आपको राइट ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। क्या क्या यहाँ पे, वैक्सेक्टॉमी, गोलिया, ट्यूबेक्टॉमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या पुरुषों से संबंधित होता है, तो आपका जो वैक्सेक्टॉमी होता है, वैक्सेक्टॉमी जो होता है यह आपका पुरुषों से संबंधित होता है। बात करेंगे गोलिया और ट्यूबेक्टॉमी की, तो यह दोनों दोनों आपके महिलाओं से संबंधित हो, किससे संबंधित होता है, महिलाओं से संबंधित होता है। तो क्या पुरुषों से संबंधित होता है, तो होता है आपका वैक्सेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी गोलिया पुरुषों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वंशागति की इकाई है, वंशागति की इकाई कौन सी है, जिन प्रारूप, गुणसूत्र, गोल्जी का या फिर जिन। तो जो वंशागति की इकाई यूनिट मानी जाती है वह आपका जिन माना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा जिन। जिन क्या माना जाता है, वंशागति की इकाई माना जाता है। मैंने अभी यहाँ पे 5 अंकों का, कितने अंकों का, 5 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, यानी बहुविकल्पी प्रश्न को मैंने बताया है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से फंस सकता है, तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों का नाम लिखिए। यानी कि लिंग संलग्न गुण आप क्या समझते हैं और मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के आपके नाम बताना है। तो प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों के जिन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। लिंग गुणसूत्रों पर इनके अतिरिक्त कुछ जिन्स कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं, कायिक होंगे या फिर दैहिक लक्षणों वाले होते हैं, लिंग संलग्न जिन्स कहलाते हैं। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग संलग्न जिन्स कहते हैं। तथा इनसे उत्पन्न लक्षण लिंग संलग्न गुण कहते हैं। तथा इनसे जो उत्पन्न लक्षण होते हैं उसे हम लोग लिंग संलग्न गुण कहते हैं। उदाहरण क्या है, मनुष्य में वर्णांधता और हीमोफीलिया 2 लिंग संलग्न गुण है। तो लिंग संलग्न गुण के कौन कौन से उदाहरण है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, क्या है, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखो। तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले 2 जंतुओं के नाम क्या क्या है, तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले 2 जंतु प्लेनेरिया तथा हाइड्रा हैं। प्लेनेरिया तथा हाइड्रा कौन है, यह पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले 2 जंतु हैं। कौन कौन से, प्लेनेरिया तथा हाइड्रा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो 2 आभासी फल कौन कौन से होते हैं, एक होता है काजू, दूसरा होता है सेब। यह क्या है, ये सभी आपके आभासी फलों के नाम है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है। तो परिवार नियोजन की विधि ट्यूबेक्टॉमी और वैक्सेक्टॉमी है। ये दोनों परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। अब वैक्सेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी किससे संबंधित होता है, यही प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में उन्होंने पूछा था। देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा था ना कि ट्यूबेक्टॉमी है कि गोलिया है, क्या होता है। तो जो पुरुषों संबंधित होता है वह क्या होता है, वह आपका वैक्सेक्टॉमी होता है। किससे होता है, पुरुष से संबंधित। और जो महिला संबंधित क्या होता है, वह आपका होता है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी किस संबंधित होता है, आपका ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं संबंधित होता है और वैक्सेक्टॉमी पुरुषों से संबंधित होता है। अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो इंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और इसके द्वारा इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका पिछले साल आया था 2020 में। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह मानव शरीर की आंत में पाए जाने वाला अंतःपरजीवी प्रोटोजोआंस है। जो इंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में यानी कि अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतःपरजीवी प्रोटोजोआंस है, जो अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है। और यही क्या उत्पन्न करता है, अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है। इंट अमीबा जिंजीवैलिस
यह मनुष्य के मसूड़ों पर पाए जाने वाला अंतः परजीवी है जो पायरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। और यहाँ पर जो एंटामीबा जिंजीवैलिस होता है यह क्या होता है, यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है और यह भी क्या है, एक अंतः परजीवी है जो पायरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो इसके नियंत्रण के लिए भोजन को अच्छी तरीके से पकाकर खाना चाहिए, फल सब्जियां आदि को ठीक प्रकार से धोना चाहिए, नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून काटना, भोजन से पूरा हाथ धोने चाहिए और स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए इत्यादि आप उपाय करके एंटामीबा द्वारा होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, कोडान एवं एंटीकोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोडान क्या होता है, फिर देखेंगे हम लोग एंटीकोडान क्या होता है। तो कोडान क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है उसे कोडान कहते हैं। कोडान क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है उसे कोडान कहते हैं। एंटीकोडान क्या होता है, टीआरएनए में उपस्थित उस क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो उसे एंटीकोडान कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व क्या है, तो वाहित मल का प्राथमिक उपचार करने के बाद प्राथमिक बहिस्राव को बड़े बड़े वायुटंकों से गुजारा जाता है जिसमें लगातार क्या होती रहती है, वायु प्रवाहित होती रहती है, जिसके फलस्वरूप वायवीय सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि होती है और इसे क्या कहते हैं, ऊडक कहते हैं। इनके कारण बहिस्राव का बीओडी कम होने लगता है जिसके बाद इस प्राथमिक बहिस्राव को निसादन टैंक में भेजा जाता है जहां जीवाणु झुंड इसे एक्टिवेट स्लज में परिवर्तित कर देते हैं। जो जीवाणु झुंड होते हैं, आप जो प्राथमिक वाहित मल होता है इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज में परिवर्तित कर देते हैं। इसे बड़े बड़े टैंकों में पंप किया जाता है और इनमें अनाक्सी जीवाणु वृद्धि करके आपंक में उपस्थित शैवाल, कवक तथा जीवाणु आदि का पाचन कर देते हैं। पाचन के दौरान बायोगैस उत्पन्न होती है जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बायोगैस ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऊर्जा तथा प्रकाश नगर पालकी स्रोत के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, मैंने एक दीर्घोत्तरी प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या है, जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि जो जैव विविधता होती है उसे आप क्या समझते हैं और इसको आप कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो यह ग्रीक शब्द बायो, जो जैव विविधता होता है यह ग्रीक शब्द बायो अर्थात जीवन और लैटिन शब्द डाइवर्स यानी कि विभिन्न से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर जीवों की विविधता यानी कि विभिन्नता। पृथ्वी पर विभिन्न जातियों का पाया जाने वाला या फिर पाया जाता है उसी को जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दो विधियों में लाई जाती है। कौन कौन से, स्वस्थानीय संरक्षण और उस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है जिसके वजह से राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा वन्य जंतु विहार बनाए गए हैं। भारतवर्ष में लगभग 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 अभ्यारण्य वन्य जंतु विहार बनाए गए हैं। और उस्थानीय संरक्षण, इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, सफारी पार्कों, वनस्पति उद्यान एवं शोधशालाओं में रखा जाता है। तो इसमें मैंने प्यारे बच्चों सेट 1 बताया किसका, बायोलॉजी का और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।